जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है। और दोस्तों, अब मेरे द्वारा आप लोगों को मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ाया जा रहा है, और जिसमें अभी जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है दिल्ली सल्तनत के बारे में। और मैं आपको बताऊं, कल हमने आप लोगों को लोदी वंश के बारे में पढ़ाया था और दिल्ली सल्तनत का ये लास्ट चैप्टर था। तो दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को पांचों वंश के बारे में पढ़ाया जा चुका है, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में, विभाग के बारे में और उसके निर्माण के बारे में, विभागों के प्रमुख के बारे में, प्रमुख अधिकारियों के बारे में और राजस्व विभाग के बारे में आज के चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन ये चैप्टर पढ़ने से पहले आइए, सबसे पहले कल हमने आप लोगों को पढ़ाया था लोदी वंश के बारे में। एक बार आइए जरा उस पर नजर डालते हैं, यानी कि उसका रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, कल मैंने आपको जो पढ़ाया था लोदी वंश के बारे में, मैंने आपको बताया था लोदी वंश के बारे में कि लोदी वंश 1451 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक चला था। और इसमें हमने बताया था आपको कि बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी के बारे में कल हमने आपको पढ़ाया था। और मैंने आपको बताया था कि लोदी वंश का जो संस्थापक हुआ करता था उसका नाम था बहलोल लोदी, जो कि 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना करता है। और मैंने ये भी बताया था कि बहलोल लोदी का जो शासन काल था वो था 1451 ईस्वी से लेकर के 1489 ईस्वी तक। और दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का यह पहला अफगान राज हुआ करता था। और मैंने आपको ये भी बताया कि बहलोल लोदी के द्वारा कालीन पर बैठ करके शासन किया गया। बहलोल लोदी कभी सिंहासन पर बैठ करके शासन नहीं करता था, वो कालीन पर बैठकर शासन करता था और उसके मंत्री और अधिकारी सारे लोग कालीन पर बैठते थे। इस प्रकार बहलोल लोदी कालीन पर बैठकर शासन करता था। और दोस्तों, बहलोल लोदी के द्वारा बहलोली नामक सिक्का भी चलाया गया था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि बहलोल लोदी से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। वो प्रश्न ये था कि सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला कौन सा सुल्तान था, यानी दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला कौन सा सुल्तान था। तो आप लिखेंगे बहलोल लोदी। दोस्तों, बहलोल लोदी के द्वारा 38 वर्ष तक शासन किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कल बहलोल लोदी के चैप्टर से बना था। फिर मैंने आपको बताया था सिकंदर लोदी के बारे में कि सिकंदर लोदी 1489 ईस्वी से लेकर के 1517 ईस्वी तक शासन किया था। और दोस्तों, इसका एक और नाम था जो कि नाम था निजाम खान, यानी कि सिकंदर लोदी को निजाम खान के नाम से भी जाना जाता था। और सिकंदर लोदी से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा था, वो था आगरा का शहर सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था। ये प्रश्न बनेगा कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसके द्वारा आगरा शहर बसाया गया था। उत्तर लिखेंगे सिकंदर लोदी। और 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर बसाया गया था। उसके बाद दोस्तों, आगरा शहर बसाने के बाद 2 साल के बाद सिकंदर के द्वारा आगरा को ही अपनी राजधानी बना दी गई थी, यानी कि 1506 ईस्वी में सिकंदर ने, यानी सिकंदर लोदी ने आगरा को ही अपनी राजधानी बना दी थी। और दोस्तों, सिकंदर लोदी एक कवि भी हुआ करता था और ये गुलरुखी के नाम से कविता लिखा करता था। ध्यान देंगे, गुलरुखी के नाम से कविता लिख रहा, अपने नाम से नहीं लिखता था। कहने का मतलब यह है कि सिकंदर लोदी कभी भी कविता लिखा तो अपने नाम से कविता नहीं लिखता था, कभी भी कविता लिखता था तो गुलरुखी के नाम से कविता लिखता था। और दोस्तों, दिल्ली में बहलोल लोदी मकबरा और मूठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के द्वारा कराया गया था। फिर मैंने आपको बताया था इब्राहिम लोदी के बारे में, और मैंने इब्राहिम लोदी के बारे में ये बताया था कि 1517 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक इब्राहिम लोदी के द्वारा शासन किया गया था। और दोस्तों, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम शासक था। और एक बात और ध्यान देंगे, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का भी अंतिम शासक था। तो ध्यान दीजिएगा, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम शासक और लोदी वंश का अंतिम शासक बना। और दोस्तों, इब्राहिम लोदी से सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन रहा था वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। तो मैंने आपको बताया था
पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था और दोस्तों इसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था और बाबर इसमें जीत गया था। बाबर की सेना बहुत छोटी थी, इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी, फिर भी बाबर जीत गया था। उसके पीछे कारण ये था कि बाबर के द्वारा तोपों का पहली बार प्रयोग इसी में किया गया, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा सबसे पहले यानी प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था और बाबर के द्वारा तुगलमामा पद्धति का भी प्रयोग किया गया था। तो दोनों प्रयोग करके यानी कि तोपों का प्रयोग करके और तुगलमा पद्धति का प्रयोग करके बाबर इस युद्ध को जीत गया था और दोस्तों दिल्ली सल्तनत का यही अंत हो जाता है और फिर बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है। और ये बात और आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी पहला सुल्तान था जो कि युद्ध में मारा गया था, केवल इब्राहिम लोदी। इसके पहले दिल्ली सल्तनत कोई ऐसा सुल्तान नहीं था जो कि युद्ध में मारा गया था। तो दोस्तों ये सारी बातें मैंने कल आपको बताई थी। अब आइए हम लोग आज का चैप्टर पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत का प्रशासन के बारे में, विभाग के बारे में, उसके निर्माण के बारे में, विभागों के जो प्रमुख हुआ करते थे उनके बारे में, प्रमुख अधिकारियों के बारे में और राजस्व प्रशासन के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। लेकिन आइए एक बार और हम रिवीजन करते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो 5 राजवंश हुआ करते थे कौन कौन थे और कौन कौन कब से कब तक शासन किया था। तो दोस्तों ध्यान देंगे, दिल्ली सल्तनत में मेरे द्वारा बताया गया था कि दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया था। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, आप देखेंगे यहाँ पर इसका पिक लगा हुआ है। दूसरा जलालुद्दीन खिलजी, देखेंगे यहाँ पर इसका पिक लगा हुआ है। तीसरा है गयासुद्दीन तुगलक, यहाँ पर पिक लगा हुआ है। चौथा है खिज्र खां, देखिए यहाँ पर खिज्र खां का पिक लगा हुआ है। और अंतिम है बहलोल लोदी दोस्तों, जो कि यहाँ पर बहलोल लोदी का पिक लगा हुआ है। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आया था गुलाम वंश और गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में किया गया था। और दोस्तों जो गुलाम वंश का टाइम पीरियड चला था वो था 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक। फिर आता है खिलजी वंश। तो दोस्तों खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था 1290 ईस्वी में और खिलजी वंश 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक चला था। फिर आता है तुगलक वंश और तुगलक वंश की स्थापना दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था और तुगलक वंश 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक चला था। फिर आता है सैयद वंश और दोस्तों सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा किया गया था और 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक सैयद वंश चला था। और दोस्तों अंतिम में आता है लोदी वंश और लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा 1451 ईस्वी में किया गया था। और जो लोदी वंश था जो लोदी वंश था ये 1451 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक चला था। तो इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का 5 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया था। एक बात और बताऊं आपको कि जो दिल्ली सल्तनत का काल था यानी टाइम था वो था 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक। और भी ध्यान देंगे, मैं आपको बताया था कि खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का वो वंश था जो सबसे कम समय तक शासन किया था, यानी 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक केवल 30 वर्ष तक शासन किया था। और दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय शासन करने वाला जो वंश था वो था तुगलक वंश दोस्तों, जो 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक शासन किया था। ध्यान देंगे लगभग 100 वर्ष तक यानी 95 वर्ष तक। तो इस तरह मैंने आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया जो कि पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं और ताकि आप लोग याद कर लें, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि ये भूलना नहीं है। ये चार्ट आपको तैयार रहेगा तो आपके दिमाग में बात बनी रहेगी कि कौन सा वंश कब से तक कब तक शासन किया और किस वंश का संस्थापक कौन था। तो इस तरह आपके दिमाग में बात बनी रहेगी दोस्तों और ये चैप्टर आपको याद हो जाएगा और भूलेगा नहीं। तो दोस्तों आइए अब हम लोग मिलकर के आज का चैप्टर पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत काल का प्रशासन के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो सल्तनत काल का प्रशासन था इसमें सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रमुख होता था वो था सुल्तान। और बात समझिएगा आप लोग, हमारा प्यारा देश 1947 में आजाद हुआ और 1947 के पहले राजतंत्र चलता था और 1947 के बाद चुनाव होने लगा और लोकतंत्र हो गया। इस पर ध्यान दीजिएगा आप। तो जब राजतंत्र चलता था तो वहां राजा का शासन हुआ करता था।
तो उसमें क्या होता था, सुल्तान सबसे बड़ा होता था, यानी राजा सबसे बड़ा हुआ करता था। तो देखेंगे दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा जो पद होता था वो सुल्तान का हुआ करता था। मैंने यहाँ लिखा कौन, सुल्तान। उसके बाद सुल्तान क्या करता था, अपने स्टेट को चलाने के लिए यानी अपने राज को चलाने के लिए उसको कई भागों में विभाजित कर देता था, और आज भी वही व्यवस्था चलती चली आ रही है। अभी आपको मैं समझाता हूँ, अब समझिएगा। दिल्ली सल्तनत काल में दोस्तों प्रांत हुआ करता था, प्रांत हुआ करता जिसे एकता भी कहा जाता था, और जो प्रांत के हेड होते थे उनको बोलते नायब, बली या मुक्ति बोलते थे। और आज देखेंगे समझेंगे दोस्तों, केंद्र सरकार है और उसके नीचे प्रांत है, यानी स्टेट गवर्नमेंट हुआ करती थी। ठीक उसी तरह से सुल्तान के नीचे प्रांत हुआ करता था जिसे एकता भी कहते थे, और उसके हेड को नायब, बली या मुक्ति कहा जाता था। अगला है जिला। आज भी देखेंगे दोस्तों हमारे यहाँ जिला होता है, तो उस समय भी जिला हुआ करते थे जिसे सिख कहा जाता था। ध्यान देंगे, जिला को क्या कहते थे, सिख कहते थे। और जो जिला का हेड होता था उसको बोलते थे सिकदार। और आज के समय में हमारे यहाँ जिला होता है और जो जिला का हेड होता है उसको बोलते हैं डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। समझिएगा, मैं तुलना करके बता रहा हूं ताकि आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। फिर आगे समझेंगे आप। जिला के बाद आता है परगना, और परगना के हेड को कहते थे आमेल। और आज भी दोस्तों देखेंगे हमारे यहाँ, और दोस्तों आज भी देखेंगे हमारे यहाँ तहसील हुआ करता है, और दोस्तों तहसील में एसडीएम साहब बैठते हैं। तो ठीक उसी तरह से दिल्ली सल्तनत काल में परगना होता था, और परगना के हेड को आमील कहते थे। और दोस्तों अंत में आता है ग्राम, और ग्राम के हेड को यानी मुखिया को खुद कहते थे या जमींदार भी कहा करते थे। तो समझेंगे दिल्ली सल्तनत काल में सबसे बड़ा जो होता था वो सुल्तान होता था, नहीं राजा होता था। उसके बाद प्रांत होता है, और प्रांत के हेड को नायब, बली या मुक्ति कहते थे। उसके बाद जिला होता था जिसे सिख भी कहा जाता था, और सिख का जो मुखिया होता था उसे सिकदार कहा जाता था। उसके बाद परगना आता है, परगना के मुखिया को आमीर कहा जाता था। उसके बाद दोस्तों ग्राम आता है, और ग्राम के मुखिया को खुद या जमींदार कहा जाता है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, ग्राम हर समय सबसे छोटा इकाई हुआ करती थी। आज भी, आज के डेट में भी ग्राम सबसे छोटी इकाई होती है। अब आगे के देखेंगे दोस्तों कि मैंने लिखा सुल्तान की सहायता, यानी सुल्तान की सहायता के लिए मंत्री परिषद हुआ करता था, और जिसे हम मजलिस ए खलवत कहते हैं। मंत्री परिषद क्या कहते हैं, मजलिस ए खलवत। यानी कि सुल्तान की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी जिसे मजलिस ए खलवत कहते हैं। और आज भी देखेंगे केंद्र सरकार में मंत्री परिषद होता है प्रधानमंत्री की सहायता करने के लिए, और आज भी हमारा स्टेट गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री की सहायता करने के लिए भी मंत्री परिषद हुआ करती है। तो ठीक इसी तरह से सुल्तान की सहायता करने के लिए मंत्री परिषद हुआ करती थी जिसे मजलिस ए खलवत कहते थे। अब आगे देखेंगे दोस्तों विभागों का निर्माण हुआ था उस समय, और ये विभागों के निर्माण के बारे में मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, ये भी ध्यान देंगे दोस्तों। जो विभागों के निर्माण है इसके बारे में मेरे द्वारा पढ़ाया जा चुका है, लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने एक चार्ट के माध्यम से दर्शा दिया है ताकि आप लोग को सुविधा हो जाए पढ़ने में और इसको याद करने में। तो समझिएगा, अब मैं आपको रिपीट करता चला जाऊंगा। और दोस्तों आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, आपको याद भी हो गया होगा, लेकिन जब भी कोई परेशानी होगी आप इस चार्ट को खोलेंगे और पढ़ लेंगे, आपको रिविजन हो जाएगा और फिर सारी बातें आपको याद हो जाएंगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, दीवान ए अर्ज हुआ करता ये विभाग, ये सैन्य विभाग होता था जो कि बलबन के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद है दीवान ए यकूफ, ये व्यय विभाग हुआ करता था जो जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। अगला है दीवान ए मुस्तखराज, ये कर विभाग हुआ करता था दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद दीवान ए रियासत होता था, ये आर्थिक विभाग हुआ करता था, और ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए रियासत, दो विभाग हैं, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए जा रहे हैं। फिर अगला विभाग है दीवान ए कोही, ये कृषि विभाग हुआ करता है दोस्तों, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद आता है दीवान ए खैरात, जो कि मुस्लिम विधवा और स्त्री की सहायता के लिए बनाया गया था, और इसको बनाया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिर अगला विभाग आता है दीवान ए बंदगान, ये दासों के लिए विभाग बना हुआ था दोस्तों, और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे बनाया गया था। तो ध्यान देंगे, दीवान ए खैरात, दीवान ए बंदगान, दोनों विभाग
फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। और एक बात और ध्यान देंगे, ये जो दीवान ए बंदगान है, फिरोज शाह तुगलक के समय में इतने दास हो गए थे, लगभग 1,80,000 दास हो गए थे फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में, जिसके चलते फिरोज शाह तुगलक को एक विभाग बनाना पड़ा जिसका नाम है दीवान ए बंदगान, और ये दासों के लिए बनाया गया था। और फिर देखेंगे दोस्तों, इसके बाद आता है विभाग और विभाग के प्रमुख। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से मुख्य विभाग होते थे और उनके प्रमुख कौन होते थे और उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आ रहा है विभाग दीवान ए विजारत, और इसके प्रमुख को कहते थे वजीर, जो बहुत बड़ा पद हुआ करता था। और दोस्तों, ये राजस्व एवं सामान्य प्रशासन को देखता था। कौन देखता था? वजीर देखता था। फिर अगला है दीवान ए अर्ज, आरिज ए मुमालिक इसका प्रमुख हुआ करता था। और दोस्तों, ये सैन्य विभाग हुआ करता था और ये बलबन के द्वारा बनाया गया था। और दोस्तों, आगे देखेंगे दीवान ए इंसा, इसका जो प्रमुख होता था इसे दवीर ए मुमालिक कहा जाता था, और ये एक पत्राचार विभाग हुआ करता था। ध्यान दें, पत्राचार विभाग हुआ करता था। आज भी आप देखेंगे अपने यहाँ पत्राचार विभाग हुआ करता है। अगला है दीवान ए रसातल, और दोस्तों इसका जो प्रमुख होता था वो होता था सद्र उस सुदूर। और दोस्त ये होता था विदेश विभाग और धार्मिक विभाग। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, कहीं कहीं पर विदेश विभाग लिखा गया है और कहीं कहीं पर धार्मिक विभाग लिखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछेगा भी या तो विदेश विभाग डालेगा या तो धार्मिक विभाग। तो आप लोग जब दोनों में से कोई ऑप्शन आएगा उसको आप सही करके आ जाएंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आता है न्याय विभाग, और इसका जो प्रमुख होता है काजी उल कुजात होता था, जो न्याय विभाग हुआ करता था दोस्तों। और उसके बाद आता है गुप्तचर विभाग, इसका जो प्रमुख होता था वो वरीद ए मुमालिकात हुआ करता था। इसके बाद देखेंगे दोस्तों प्रमुख अधिकारियों के बारे में कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से प्रमुख अधिकारी होते थे और वो कौन सा विभाग देख रहे हैं। तो देखिएगा, अमीर ए आखुर एक अधिकारी हुआ करता था। ये अश्व सेना का हेड हुआ करता था। ध्यान दीजिएगा, अमीर ए आखुर ये अधिकारी हुआ करता था और दोस्तों ये अश्व सेना का हेड हुआ करता था। उसके बाद आता है वरीद। ध्यान देंगे, वरीद एक अधिकारी हुआ करता था और ये दूत होता था। ध्यान दीजिएगा, वो दूत होता था। तो दोस्तों अमीर ए आखुर अश्व सेना का हेड हुआ करता था, वरीद ये दूत हुआ करता था। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है ममालिकात के बारे में। तो दोस्तों पहले प्रश्न आएगा कि नयाब ए ममालिकात, यानी कि नयाब ए ममालिकात क्या है। नयाब ए ममालिकात किसके द्वारा बनाया गया था? तो लिखेंगे बहराम शाह के द्वारा बनाया गया था। यानी नयाब ये जो ममालिकात पद है, ये अधिकारी है, सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया था? आप लिखेंगे बहराम शाह के द्वारा बनाया गया था। फिर अगला प्रश्न आएगा कि नयाब ए ममालिकात सबसे पहले कौन बना था? प्रथम नायाब ए ममलिकात कौन बना था? उत्तर लिखेंगे ऐतगीन बना था। तो ध्यान दीजिएगा, नयाब ए ममलिकात ये पद होता था, अधिकारी होता था, जो कि सबसे पहले बहराम शाह के द्वारा बनाया गया था। और अगला प्रश्न आ रहा है कि प्रथम नायाब ए ममलिकात कौन था? आप लिखेंगे ऐतगीन हुआ करता था। फिर आता है सबसे शक्तिशाली नायाब ए ममलिकात कौन था? ध्यान दीजिएगा, वो था बलबन। आप देखेंगे सबसे शक्तिशाली नायाब ए ममलिकात कौन था? तो आप लिखेंगे बलबन हुआ करता था। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बलबन का जो सुल्तान हुआ करता था उसका नाम था नसरुद्दीन महमूद। और नसरुद्दीन महमूद कुछ नहीं करता था, सारा काम बलबन ही संभालता था। ये समझिए कि बलबन राजा था, पद तो था नयाब ए ममालिकात का, लेकिन ये समझिए कि उसका राजा का ही पद था। चूंकि राजा कुछ नहीं करता था, सारा काम बलबन करता था, इसलिए कह सकते हैं कि सबसे शक्तिशाली नयाब ए ममालिकात बलबन हुआ करता था। और लास्ट प्रश्न से आएगा कि अंतिम नयाब ए ममालिकात कौन था? लिखेंगे खुसरो खां। प्रश्न आएगा कि इस दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम नयाब ए ममालिकात कौन था? आप लिखेंगे खुसरो खां। तो दोस्तों मैंने अधिकारी के बारे में आपको बताया, रिपीट करना चाहूंगा कि अमीर ए आखुर अश्व सेना का हेड हुआ करता था, वरीद दूत हुआ करता था, और नयाब ए ममलिकात पद बहराम शाह के द्वारा बनाया गया था। और सबसे पहले नयाब ए ममलिकात पद पर ऐतगीन आसीन हुआ था, और सबसे शक्तिशाली नयाब ए ममलिकात बलबन हुआ था। और दोस्तों वह अंतिम व्यक्ति खुसरो खां था,
जो कि नायाब ए ममालिकात पद पे बैठा था। अब दोस्तों देखेंगे राजस्व प्रशासन के बारे में। राजस्व प्रशासन के बारे में तो सबसे पहले यहाँ मैं बताऊं कि खालसा खालसा होता था सरकारी भूमि। खालसा किसको कहते थे? तो दोस्तों खालसा सरकारी भूमि को कहते थे। उसके बाद आता था इक्का। इक्का निजी भूमि को कहते थे। उसके बाद आता है दोस्तों अनुदान। तो अनुदान जो होता था, जो अनुदान भूमि, दोस्तों दान दक्षिणा नहीं होता आज के समय में होता है, दान वाली भूमि को अनुदान भूमि कहा जाता था। तो दोस्तों राजस्व प्रशासन में खालसा सरकारी भूमि को कहा जाता था, इक्का निजी भूमि को कहा जाता है और अनुदान भूमि दान पुण्य के लिए जो भूमि दी जाती थी उसको कहा जाता था। उसके बाद आता है इक्तादारी व्यवस्था दोस्तों। तो इक्तादारी व्यवस्था शुरू किसने किया? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आता है कि इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? आप लिखेंगे इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। फिर है इल्तुतमिश के द्वारा तो शुरू कर दिया गया, अब इक्तादारी व्यवस्था किसके द्वारा बंद किया गया था? उत्तर लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इक्तादारी व्यवस्था को बंद किया गया था। और फिर अंतिम प्रश्न आएगा कि इक्तादारी व्यवस्था फिर शुरू किसने कर दिया? तो लिखेंगे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू कर दिया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इक्तादारी व्यवस्था शुरू किया इल्तुतमिश ने, इक्तादारी व्यवस्था को बंद किया अलाउद्दीन खिलजी ने, और पुनः इक्तादारी व्यवस्था को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू कर दिया गया था। दोस्तों आज के चैप्टर में बस इतना ही, लेकिन आइए एक बार फटाफट इसको रिविजिंग कर लेते हैं ऊपर से नीचे तक। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सल्तनत काल का जो प्रशासन था इसमें सबसे पहले आता था सुल्तान। सबसे बड़ा पद होता था सुल्तान का। उसके बाद आता था प्रांत, और प्रांत के प्रमुख को नायब, बली और मुफ्ती कहा जाता था। फिर आता था जिला। जिला के प्रमुख को सिकदार कहा जाता था। और उसके बाद आता था परगना, और परगना के प्रमुख को आमिल कहा जाता था। और दोस्तों सबसे अंत में यानी लास्ट में आया ग्राम। इसके प्रमुख को खुद या जमींदार कहा जाता था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सुल्तान की सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन किया गया था, जिसे मजलिस ए खलवत कहा जाता था। यानी कि सुल्तान की सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन किया गया था, जिसे मजलिस ए खलवत कहा जाता था। और दोस्तों इसके बाद विभागों के बारे में मैंने आपको बताया था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग होता था, बलबन के द्वारा बनवाया गया था। दीवान ए यकूफ व्यय विभाग होता था, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। दीवान ए मुस्तखराज ये कर विभाग होता था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। और दोस्तों दीवान ए रियासत आर्थिक विभाग हुआ करता था, और दोस्तों ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बनाया गया था। इसके बाद आता है दोस्तों दीवान ए कोही, ये कृषि विभाग हुआ करता था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद आया दीवान ए खैरात, और दोस्तों ये मुस्लिम विधवा और स्त्री की सहायता के लिए बनाया गया था। और दोस्तों इसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद आता है दीवान ए बंदगान। दोस्तों ये दासों के लिए बनाया गया विभाग था, और इसको भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। चूंकि फिरोज शाह तुगलक के समय में इतने दास बढ़ गए थे, मैंने आपको बताया था लगभग 1,80,000 दास हो गए थे, जिसके कारण फिरोज शाह तुगलक को एक विभाग बनाना पड़ा, और उस विभाग का नाम है दीवान ए बंदगान। फिर आता है दोस्तों विभागों के प्रमुख, यानी कुछ विभाग हैं और उनके प्रमुख कौन कौन के हैं, उनकी विशेषता क्या है, उसके बारे में मेरे द्वारा आप लोगों को बताया गया था कि दीवान ए विजारत, इसका जो प्रमुख था वजीर कहा जाता था। इसको राजस्व एवं सामान्य प्रशासन ये देखता था। फिर आता है दीवान ए अर्ज, और इसके प्रमुख को आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। और दोस्तों ये सैन्य विभाग हुआ करता था, और ये बलबन के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद आया दीवान ए इंसा, इसके प्रमुख को दबीर ए मुमालिक कहा जाता था। और दोस्तों ये होता था पत्राचार विभाग, ध्यान देंगे पत्राचार विभाग होता था। उसके बाद आया दीवान ए रसातल, इसके प्रमुख को सद्र उस सुदूर कहा जाता था। और दोस्तों ये विदेश विभाग हुआ करता था, और कहीं कहीं पर इसको धार्मिक विभाग भी लिखा गया। दोनों सही है, प्रश्न में जो भी आएगा आप उसको करके आएंगे वो सही हो जाएगा। अगला है न्याय विभाग, और दोस्तों न्याय विभाग का जो प्रमुख होता था उसे काजी उल कुजात कहा जाता था, ये न्याय विभाग का प्रमुख होता था। उसके बाद आया गुप्तचर, और दोस्तों वरीद ए मुमाली का इसका प्रमुख हुआ करता था।
इसके बाद दोस्तों आया प्रमुख अधिकारी के बारे में मैंने आपको बताया था। अमीर ए आखुर ये अश्वसेना का हेड हुआ करता था। वरीद ये दूत होता था। नायाब ए ममालिकात एक बहुत बड़ा पद होता था जो सबसे पहले बहराम शाह के द्वारा बनाया गया था। और दोस्तों प्रथम नायाब ए ममालिकात बना था एतगीन और सबसे शक्तिशाली नायाब ए ममालिकात बना था बलवन। और दोस्तों सबसे अंत में जो नायाब ए ममालिकात बना था उसका नाम था खुसरो खां। उसके बाद आता है राजस्व प्रशासन के बारे में। तो मैंने आपको राजस्व प्रशासन के बारे में बताया था। खालसा खालसा सरकारी भूमि को कहा जाता था और दोस्तों इक्का निजी भूमि को कहा जाता था। और अनुदान यानी कि दान में दी हुई भूमि को अनुदान भूमि कहा जाता था। इस तरह खालसा सरकारी भूमि को कहा जाता था, इक्का निजी भूमि को कहा जाता था और अनुदान दोस्तों जो दान में दी गई भूमि होती थी उसे अनुदान भूमि कहा जाता था। फिर आया इक्तादारी व्यवस्था। तो दोस्तों आपको बताऊं इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। उसके बाद दोस्तों इक्तादारी जो व्यवस्था उसको बंद कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने और पुनः इक्तादारी व्यवस्था को शुरू कर दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो इस प्रकार दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। एक बात और आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ इसको मैं बीच में पढ़ाया हूँ, यानी कि जो मैं पीछे चैप्टर पढ़ा दिया हूँ इसमें बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आए होंगे, लेकिन मैंने सारे को इकट्ठा कर दिया और एक चार्ट बना दिया। मैं आपको बताऊं, देखिए आप लोग इस चार्ट को देखिए, ऐसे चार्ट बना दिया ताकि आप लोगों को सारी चीजें एक जगह मिल जाए और आप लोग इसको किसी भी तरह से आराम से याद कर लीजिए और ताकि याद करने में भूले नहीं और भूल भी जाए और फिर दोबारा दोस्तों इस चार्ट को आप लोग देख लेंगे ताकि कभी भी ये बातें भूले नहीं, चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे आएगा। सल्तनत काल के प्रशासन से, सल्तनत काल के प्रमुख विभागों से, अधिकारियों से, राजस्व प्रशासन से और दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आएंगे ही आएंगे। इसलिए मैं आपकी सहायता के लिए इसका चार्ट बनाकर आपके सामने पेश कर दिया। तो आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों कमेंट करिए और दोस्तों प्लेलिस्ट में जा करके जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं चैप्टर को पढ़ लें। इस तरह आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।